गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 27 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं और आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। और आप जानते हैं इन एमसीक्यूज़ के अंदर जो कट ऑफ रखी जाती है वो 6 की रखी जाती है। तो कोशिश करिएगा आप यहाँ पर 6 अच्छे से ज़्यादा स्कोर करने की। हाउएवर यू कैन सेट एनी टारगेट यू वांट टू। फॉर एग्जांपल अगर आप पहली बार इन एमसीक्यूज़ को कर रहे हैं या करते हुए कुछ दिन हुए हैं तो 6 से कम भी टारगेट आप अपना सेट करके उसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली आप यहाँ पर कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा अकस्टम होने में, एमसीक्यूज़ को सोल्व करने की स्ट्रैटेजी को डेवलप करने में। तो यहाँ पर शुरुआत में अगर स्कोर कम भी आता है दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन हाँ यहाँ पर अपनी मिस्टेक से ज़रूर सीखने की कोशिश करिएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप @prince_लूथरा पे टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। आज के जो एरियाज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में जानेंगे। देन नोडल मिनिस्ट्री कौन है पीएमकेजेवाई की, इसके बारे में डिस्कशन करते हुए डेप्यूटी स्पीकर को लेकर एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी के ऊपर एक क्वेश्चन रहने वाला है। हीट एक्सट्रीम्स की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं उनके बारे में डिस्कस करते हुए हीट वेव को लेकर भी एक क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। मिलेट कंजम्पशन को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। नैनो नाइट्रोजन लिक्विफाइड और लिक्विड फर्टिलाइज़र कहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। और फाइनली बायो इकोनॉमिक हब हम भारत के अंदर कहाँ पर लेकर आ रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि 2025 का टारगेट रखा गया है बायो इकोनॉमिक हब इंडिया को बनाने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको करना है अपने टारगेट को सेट, और अपने टारगेट को जल्दी से सेट कर लीजिए कितना आप यहाँ पर स्कोर करने वाले हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए। देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका जो है आप क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक होता है आप उसको अंडरलाइन करें और फिर देखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, आखिर रिक्वायरमेंट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है उसको आप सर्कल में डाल सकते हैं। नाउ रीड ऑल द स्टेटमेंट्स। इंश्योरेंस स्कीम जो है वो एक कंपोनेंट है इस योजना के अंदर और इस स्कीम के अंतर्गत हो सकता है। ये जो है कोविड से जो लोग जूझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स कोविड की वजह से क्रिएट हुई है वहाँ पर लोगों को हेल्प करता है, उसे टेक ओवर करने के लिए हो सकता है। और ये जो योजना लाई गई थी ये सेकेंड वेव, अभी जो आपने देखा होगा अप्रैल 2021 के अंदर, मार्च अप्रैल 2021 के अंदर जो सेकेंड वेव आई थी तब इसको लेकर आया गया था। अब यहाँ पर देखिए 10 सेकेंड का टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया। अब सोचिए इसके बारे में क्या होगा आंसर, फिर करेंगे इसको लेकर एक डिस्कशन। 10 सेकेंड्स में आपको आंसर करना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है ताकि एक प्रेशर क्रिएट किया जा सके और विद इन द अवेलेबल टाइम लिमिट आप अपने आंसर को कर सकें। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करी है इस स्कीम को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे हो सकता है कि इस योजना को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसे ख़त्म नहीं किया है और यहाँ पर कहा है कि इसको डेफिनेटली एक्सटेंड किया जाएगा। और इसके अंदर जो एक इंश्योरेंस का कंपोनेंट है उसको लेकर भी बात करी गई थी। इंश्योरेंस जो है वो दिया जाता है टू द पुअर एंड द पुअर फैमिलीज और इसे फर्दर 180 डेज के लिए एक्सटेंड किया गया। तो यहाँ पर कोविड की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो कॉम्पनसेशन देने का प्रोविजन जो है वो भी रखा गया है। और अभी तो एक बदलाव और भी इसके अंदर किया गया है कि जितने भी इंश्योरेंस के केसेस होंगे वो डीसीज के द्वारा, जो डेप्यूटी कमिश्नर्स आपके हैं उनके द्वारा अप्रूव किए जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसके अंदर एक कंपोनेंट जो है वो कैश देने का भी रखा हुआ है। बेसिकली क्या होगा, जो जन धन अकाउंट्स हैं उसके अंदर जो 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट्स हैं वहाँ पर 500 पर मंथ जो है वो भी देने का प्रावधान इसके अंदर रखा गया था। इसे जो पहली वेव आई थी तब अनाउंस किया गया था और अभी इसे फर्दर एक्सटेंड किया गया, एटलीस्ट जो इंश्योरेंस कंपोनेंट इसका है। तो यस, इसके अंदर इंश्योरेंस जो है उसका भी एक कंपोनेंट रखा गया है और उसी के लिए ही यहाँ पे इंडेमनिफिकेशन कॉम्पनसेशन देने का प्रावधान जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास रहने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। 10 सेकंड का टाइम मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। क्या सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, नीति आयोग या फिर कोई और ही मिनिस्ट्री है। देखिए ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, पूछा है कि नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। अब नीति आयोग तो कोई मिनिस्ट्री नहीं है तो आप तो इसको सीधे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट्स वाई यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली एंड समटाइम्स यू इवन हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कई बार तो एक दो ऑप्शंस वहीं पे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर नन ऑफ द अबव होने के चांसेस भी वैसे कम है, लेकिन हाँ क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है इसके अंदर काफ़ी बड़ा फाइनेंस का कंपोनेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि कॉम्पनसेशन का पैसा देना है 500 पर मंथ, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ को देना है। ठीक है, मनरेगा के वेजेस भी इसमें बढ़ाए गए हैं, 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। इसके अंदर जो 80 करोड़ लोग हैं उनको 5 केजी वीट या फिर राइस
और 1 किलो उनकी पसंद की दाल देने का प्रावधान भी रखा गया है। तो फाइनेंशियल कंपोनेंट है काफ़ी बड़ा, और इसी वजह से नोडल मिनिस्ट्री किसको बनाया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि वेरियस स्टेटमेंट्स को देकर पूछ रहा है, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। देखिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं आजकल, उसी को लेकर क्वेश्चन जो है बनाया गया है। स्पीकर जो होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं, हो सकता है डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को दे सकते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। दे मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय स्पेशल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी डालकर उनको रिमूव किया जा सकता है। 10 सेकंड का टाइम मैं आपका शुरू करता हूँ। देखिए बेसिकली क्या है, स्पीकर तो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे स्पीकर कौन है बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन 2019 से जब से सरकार आई है, डिप्टी स्पीकर की जो वैकेंसी है उसे यहाँ पर फिल नहीं किया गया, वो जो पोजीशन है वो अभी भी वेकेंट है। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि अगर हम रूल्स को देखें, रेगुलेशंस को देखें, तो उसके हिसाब से तो कहा जाता है कि डिप्टी स्पीकर जो होता है उसको होना चाहिए, ठीक है, ये पोजीशन आपको खाली नहीं रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी 2 साल हो गए यहाँ पर इस पोजीशन को भरा नहीं गया है, इसी वजह से जो सवाल जवाब थे वो यहाँ पर करे जा रहे थे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में से अगर मैं पूछूं कौन इसमें सीनियर होता है और कौन सबॉर्डिनेट होता है, तो आंसर विल बी नो वन इज सीनियर और नो वन इज सबॉर्डिनेट। दोनों जो है वो इक्वल रैंकिंग के होते हैं, दोनों ही हाउस में से लिए जाते हैं। यूजुअली जो स्पीकर होते हैं वो रूलिंग पार्टी से आते हैं, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ जस्ट अ कन्वेंशन। और डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होते हैं वहाँ से चुने जाते हैं। दोनों ही जब रिजाइन करते हैं एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और अगर यहाँ पे रेजिग्नेशन नहीं देना है लेकिन किसी कारणवश उनको रिमूव करना पड़े, वहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सिंपल स्पेशल एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये पॉलिटिकल साइंस के जो इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो वो लेक्चर्स देख लीजिएगा, वो भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर की अपॉइंटमेंट लेकर क्वेश्चन यहाँ पे रेज किए जा रहे थे। लेट्स सी अभी यहाँ पर कब तक इनको अपॉइंट किया जाता है। लेट्स मूव टू प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट अभी अभी रिसेंटली रिलीज करी गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसे किसके द्वारा लेकर आया गया, यूएनईपी के द्वारा, यूएनएफसीसी के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 10 सेकंड का टाइम मैं शुरू कर देता हूँ। 2020-21 की जो रिपोर्ट है इसे अभी रिलीज किया गया है, पहली बार 2019 के अंदर इसको लेकर आया गया था। और प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट बेसिकली बताती है, इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं, एक कमिटमेंट होता है कि फॉसिल फ्यूल से आप कितनी एनर्जी जनरेट करेंगे या फॉसिल फ्यूल का कितना इस्तेमाल करेंगे, और एक्चुअल में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कितना किया जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज जो है वो कहती है कि हम अपने फॉसिल फ्यूल को कम से कम यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो होगी हमारी कहाँ से आएगी, रिन्यूएबल से आएगी। लेकिन क्या ऐसा किया भी जा रहा है या नहीं, इसको देखा जाता है कि एक्चुअल में कमिटमेंट कितना किया गया है और एक्चुअल में यूज़ कितना किया जा रहा है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखने को हमें मिलता है कि कितना हमारा कन्वेंशनल एनर्जी से यहाँ पर एनर्जी को लेकर आया जा रहा है, कन्वेंशनल सोर्सेज से एनर्जी को लेकर आया जा रहा है, और कितना हमारे रिन्यूएबल से लेकर आया जा रहा है। तो बेसिकली इसमें प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो दिए होते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल से अपनी एनर्जी को जनरेट करेगी, या फिर कहा जाए तो फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन कितना देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम इससे ये भी पता चलेगा कि जो पेरिस एग्रीमेंट किया गया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करेंगे अपना जो यहाँ पर टारगेट्स है, वो अचीव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर पर्सनैलिटी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया बताएं कौन सी स्टेटमेंट इनको लेकर करेक्ट है। वो संस्कृत लिटरेचर के पोएट माने जाते हैं, हो सकता है, और यहाँ पर रामायण का बनाने का जो कंट्रीब्यूशन है वो या एट्रीब्यूशन भी उन्हीं को दिया जाता है। एंड सम पीपल बिलीव दैट ही लेटर इनकारनेटेड एज तुलसीदास। सोचिए 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर वाल्मीकि जी को दी गई हैं। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपने ट्रिब्यूट्स पे करे हैं वाल्मीकि जयंती के ऊपर, और रामायण बनाने के लिए या कहीं रामायण लिखने के लिए भी जो एट्रीब्यूशन है वो उन्हीं को दिया जाता है, जो क्रेडिट है उनको दिया जाता है, विच वॉज रिटन समवेयर इन 5th century BC एंड 1st century BC, इन्हीं 400 साल के आसपास कहीं पर इसे लिखा गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, और यस संस्कृत लिटरेचर के पोएट हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं दैट ही इज द रीइनकारनेटेड एज तुलसीदास एट द लेटर स्टेजेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन में करेक्ट आंसर विल बी डी। मतलब यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में करेक्ट बताई गई हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज़ है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डे वाइज आपको तैयारी करने का मौका मिलता है यहाँ पर, और आपके स्पेसिफिक कोर्सेज भी रहते हैं। देखिए, चाहे वो यूपीएससी 200 डेज की सीरीज़ हो या फिर मिशन यूपीएससी 2022 जो कि 500 डेज की सीरीज़ है, दोनों के अंदर आपको डे वाइज तैयारी करने का भी मौका मिलता है। और अगर आप सीरीज़ बाय सीरीज़ जाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जाएँ, वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। यहाँ पर 200 डेज की सीरीज़ उन लोगों को सब्सक्राइब करनी चाहिए जिनके पास बेसिक नॉलेज है यूपीएससी को लेकर, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ए टू जी तैयारी करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022। आपको मिलने क्या वाला है, देखिए, आपने लेटेस्ट एक आर्ट एंड कल्चर की क्लास जो है वो देखी होगी यूट्यूब के ऊपर, अभी नहीं देखी तो उसे देख लीजिए, जिसमें हमने लेक्चर पढ़ाया, ठीक है, अराउंड 20-25 मिनट्स का, और लास्ट में 5 मिनट्स में हमने एमसीक्यूज जो होते हैं वो डिस्कस करे। तो इससे क्या होता है, इससे आपका प्री कम मेंस की तैयारी जो है वो एक ही इंटीग्रेटेड लेक्चर के अंदर हो जाती है। आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यूज भी कवर किए जाएंगे, साथ ही साथ जो आपकी लेक्चर्स होते हैं स्टैंड अलोन लेक्चर्स वो भी यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस होगी। बाय द एंड ऑफ द सीरीज आप कम से कम 10,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आप वेरियस लेक्चर्स जो आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको कवर कर चुके होंगे। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो चुकी होगी, और फिर जब प्रीलिम्स हो जाता है तो फिर आपका मेंस का जो मॉड्यूल होता है वो भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर क्या इसमें सी सेट का मॉड्यूल है। देखिए, अभी तक सी सेट का कोई मॉड्यूल डिज़ाइन नहीं किया गया है नेटमॉक के ऊपर, लेकिन हाँ, फ्यूचर में अगर सी सेट का मॉड्यूल लेकर आया जाता है, दैट विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस मिशन इटसेल्फ। वो अलग से नहीं रहेगा, वो इसके अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा। खैर, यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। According to Lancet, which of the following country has more heat extremes related death from 2018 to 2019? तो Lancet रिपोर्ट एक आई है जिसमें बताया गया है कि एक पर्टिकुलर कंट्रीज या कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स हीट ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि एशियन कंट्रीज बताई जाती हैं जहाँ पर हीट का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मीन्स एशियन पीपल्स आर अफेक्टेड मोस्ट एडवर्सली when it comes to heat, and India is more severely affected because of the heat extremities। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे 15% वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम यहाँ पे 1990 से कंपेयर करते हैं तो 1990 से कंपेयर करने में पिछले 30 सालों में सिचुएशन हमारी बेहतर नहीं हुई है, रादर खराबी हुई है। 15% वल्नरेबिलिटी हमारी बड़ी है। और जहाँ पे हम नंबर ऑफ डेथ्स ज़्यादा होने की बात करते हैं तो इसमें आपको इंडिया एंड ब्राज़ील का नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इंडियन ब्राज़ील दे आर द मोस्ट अफेक्टेड एंड मोस्ट नंबर ऑफ डेथ्स जो हुई हैं इन एब्सोल्यूट टर्म्स वो आपको ब्राज़ील और इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेंगी। खैर, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बात कर रहा है वो हीट वेव को लेकर बात कर रहा है। हीट वेव को लेकर पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ठीक है। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वन कैन सी एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये समर सीजन के दौरान देखने को मिलता है एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर इसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। 10 सेकेंड का टाइम आपका शुरू हो चुका है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी का जो पेपर होता है उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स होंगी ना। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं पढ़ के गया लेकिन उस व्यक्ति के पास कॉमन सेंस है, वो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो भी वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली स्टेटमेंट, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वन कैन सी एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। ये समझ में आता है हमें, जब हम हीट वेव की बात करते हैं तो टेम्परेचर कम तो होगा नहीं, सर्दी तो होगी नहीं, गर्मी ही होगी। तो ये आपकी काफ़ी कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट थी, तो ठीक होगी। और अगर कॉमन सेंस अप्लाई करने के बाद 99% लोग जो है इस स्टेटमेंट को ठीक करेंगे तो वो ए और सी को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, क्योंकि आंसर में फर्स्ट स्टेटमेंट तो होनी ही चाहिए। तो मतलब आंसर या तो बी होगा या डी होगा। देखिए क्या किया यहाँ पर, जो प्रोबेबिलिटी हमारी 1/4 थी किसी भी आंसर को करेक्ट करने की, वो हम 1/2 हमने कर ली। ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% पे हम आ गए। 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, मतलब चांसेस आर नाउ वेरी लाइकली कि आपका आंसर यहाँ पे ठीक होने वाला है। अब अगर हम बात करें क्या ये समर सीजन में होती है, अब देखिए हीट वेव को अगेन हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगी, विंटर सीजन में तो पड़ेगी नहीं, समर सीजन में पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट भी आप ठीक कर देते, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला नहीं था, क्योंकि स्टेटमेंट्स में जो नीचे ऑप्शन सेट करे गए हैं वो इस तरीके से किए गए कि सेकंड जो स्टेटमेंट है इजी होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। यूपीएससी कुछ इसी तरीके से ही आपके सामने ऑप्शंस को प्रेजेंट करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि अगर हम बात करें मार्च से जून के जो महीने होते हैं तब आपको हीट वेव ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कई बार कहते हैं कि जुलाई के महीने में भी देखने को मिलते हैं जब बारिशें नहीं होती हैं, व्हेन द रेनफॉल इज स्कार्स और लेस देन
average, then you might face such kind of situation even in the month of July. Heat wave need not be considered till maximum temperature of a station reaches at 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्लेन्स एंड द हिली रीजन। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हीट वेव कब यहाँ पे डिक्लेयर करी जाती है, जब प्लेन रीजन, प्लेन एरिया के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है और हिली एरिया के अंदर 30 डिग्री यहाँ पर पहुंच जाता है। क्या ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है? तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मिलेट कंजम्पशन को लेकर पूछ रहा है। बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी यहाँ पर है। इट कैन इंप्रूव हीमोग्लोबिन लेवल, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन लेवल्स होते हैं उसको इंप्रूव कर सकता है। और एक सीरम फेरेटिन लेवल्स होते हैं बॉडी के अंदर, क्या ये उसको भी इंक्रीज कर सकता है? हो सकता है। फेरेटिन इज जिंक कंटेनिंग प्रोटीन इन द ब्लड। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही देखिए फेरेटिन के बारे में। फेरेटिन क्या होता है? एक जिंक कंटेनिंग प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। 10 सेकंड का टाइम मैं शुरू करता हूं, आप सोचिए इसके आंसर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जो मिलेट्स है, आई रिमेंबर कि ये मिलेट्स के ऊपर जो क्वेश्चन था व्हेन आई वाज राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन, तब भी ये पूछा गया था। यहां पर मिलेट्स को लेकर बात करें तो ये पाया गया स्टडीज के अंदर कि 13.2% इंक्रीज जो है देखा गया है हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ जो एक फेरेटिन होता है, फेरेटिन बेसिकली इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जो कि ब्लड में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, उसके अंदर भी 54.7% का इजाफा देखने को मिलता है। सो यू विल सी एन इंक्रीज बाय 54.7 परसेंटेज पॉइंट्स इन द फेरेटिन लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है? बिल्कुल बढ़ाता है। सीरम फेरेटिन लेवल्स को बढ़ाता है? बिल्कुल बढ़ाता है। आखिर ये फेरेटिन होता क्या? इट इज नॉट जिंक कंटेनिंग प्रोटीन, इट इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। करेक्ट आंसर विल बी ए। नाउ यहां पर जो मिलेट्स है, बाजरा है, इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर को लेकर पूछ रहा है कि बताएं करेक्ट क्या है। इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? रिसेंटली अ कंसाइनमेंट ऑफ द सेम मींस इस फर्टिलाइजर का जो एक कंसाइनमेंट है वो कहाँ भेजा गया है? बांग्लादेश में, ठीक है। इट इज एक्सपोर्टेड बाय इफ्को, इफ्को के द्वारा इसे एक्सपोर्ट किया गया है। ये क्या है? ये नैनो फर्टिलाइजर है जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किया गया है। 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में। बेसिकली इट इज नथिंग, एक आधे लीटर की बॉटल है, ठीक है। 500 ml की ये आपकी नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर की बॉटल है जो 45 किलो यूरिया के बराबर का काम करती है, ठीक है। एक कंसाइनमेंट जो था इसको अभी श्रीलंका भेजा गया, ना कि बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी उन्होंने इसको यूज़ किया, उनको इससे अच्छे रिजल्ट मिले और अभी वो कह रहे हैं कि हम अपनी पैडी और मेज़ की उपज के अंदर यहाँ पर कल्टीवेट करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बनाया गया है इफ्को के द्वारा, इफ्को के द्वारा एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपने आप में अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कि इस एरिया के अंदर अप्रूव किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए कुछ इस तरीके से बॉटल दिखाई देती है जिसके बेसिक जो कैपेसिटी है वो 45 kg यूरिया के बराबर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा? प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पर अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा श्रीलंका को। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है बायो इकोनॉमिक हब को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। उत्तराखंड इज डिसाइडेड टू बी डेवलप्ड एज बायो इकोनॉमिक हब, तो उत्तराखंड को बात करी जा रही है कि हम कैसे डेवलप करेंगे, एक बायो इकोनॉमिक हब के तौर पे डेवलप करने वाले हैं। नाउ इससे क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा, ये भी हो सकता है। और इंडिया जो है वो एक ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश करे। 2025 का टारगेट जो है वो यहाँ पे रखा गया। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूँ, सोचिए आप इसके बारे में। देखिए इंडिया जो है, ये मैंने आपको इंडेक्स के अंदर ही बता दिया था कि यहाँ पे 150 बिलियन डॉलर जो है उसको यहाँ पे टारगेट करके चल रहा है और 2025 तक एक बायो इकोनॉमिक हब बनने की कोशिश भी कर रहा है, एक बायो इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है रादर। तो यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है वो हो जाती है करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा? क्योंकि देखिए आप बायोमास को यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो नेचुरल आपके प्लांट्स और फाइटो हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ पर आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, ये बायो इकोनॉमिक हब जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बनाने की कोशिश करी जा रही है, अटेम्प्ट किया जा रहा है, ना कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि आपका जो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोकेट करता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप देखें काफ़ी सारे फ्लोरा फोना पाए जाते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, असम है, यहाँ पे बेसिकली आपको फॉरेस्ट एरिया भी ज़्यादा मिलेगा और जो प्रिजर्व्ड
एंड कंजर्व्ड स्पीसीज है वो भी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। तो इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन इस तरीके के हब को बनाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए अभी जल्दी से मैं आपको पूरा जो लेक्चर है वो रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन करेंगे और ये 2 मिनट की इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि ये चीज़ एक बार रिवाइज करने के बाद पहली रिवीजन तो आपकी यहीं हो जाएगी। बाद में जब आप रिवाइज करेंगे, मान लीजिए इसको एक हफ्ते के बाद भी पढ़ते हैं, तो चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी क्योंकि फर्स्ट रिवीजन आपकी यही हो गई। हालांकि मैं आपको फिर भी कहूँगा कि ऑन द वेरी सेम डे रिवीजन करना सीखिए, बिकॉज व्हेन यू रीड समथिंग न्यू और आप उसे उसी दिन ही रिवाइज करते हैं और एक बार नेक्स्ट डे रिवाइज करते हैं, तो वो आपकी मेमोरी के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक के लिए स्टिक कर जाता है। चलिए एक्टिव रिवीजन जो लोग नहीं जुड़े उनके लिए बता देता हूँ। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको लेकर जितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बिना पूछे देना शुरू करिएगा और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जल्दी से इसके मंत्रालय का नाम बताएं, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, इसके अंदर लोगों की किस किस तरीके से हेल्प करी जा रही है। देखिए हमने देखा कि मनरेगा के थ्रू हेल्प करी जा रही है, ये तो एक पॉइंट हो गया, लेकिन आप बता सकते हैं कि इंश्योरेंस को यहाँ पर दिया जा रहा है, महिलाओं के खातों के अंदर 500 रुपये जो है वो दिए जा रहे हैं, ठीक है, और पहली वेव के दौरान इसे अनाउंस किया गया था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो वो आपको याद भी रह जाएंगे। और मंत्रालय का नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर 5 केजी व्हीट और राइस और 1 किलो पल्सेस देने का प्रावधान भी रखा गया है, ये भी हमने देखा था। देन यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने डिस्कशन किया था स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर। जल्दी से बताएं इनमें से कौन सीनियर है कौन सबॉर्डिनेट है। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, एट द सेम टाइम इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रिमूव किया जाता है। कोई किसी का सीनियर कोई किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर की जो पोजीशन है वेकेंट है काफ़ी टाइम से, इसी वजह से इसको लेकर क्वेश्चन उठाए जा रहे थे। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा लेकर आई जाती है? जल्दी से मुझे बताएं यहाँ पर किस बॉडी के द्वारा लेकर आई जाती है? UNEP के द्वारा इसे लेकर आया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में डिस्कशन किया हमने, तो जल्दी से मुझे यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बताएं एंड देन यहाँ पर ये बताइएगा मुझे कि उनको किस चीज़ के लिए क्रेडिट दिया जाता है। तो संस्कृत लिटरेचर के पोएट थे और यहाँ पर क्रेडिट दिया जाता है रामायण लिखने के लिए, ठीक है। चलिए तो वेरियस कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं अप टू 100 डेज और जो मिशन यूपीएससी 2022 है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जो है वो हुआ था लैंसेट की रिपोर्ट को लेकर। तो लैंसेट की जो रिपोर्ट है इसको लेकर मुझे जल्दी से बताएं, यहाँ पे हीट एक्सट्रीम्स की जो बात करी जाती है उसमें नंबर ऑफ डेथ्स सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर देखने को मिली है? सो इंडिया एंड विच वॉज द अदर कंट्री? ब्राज़ील, ध्यान रखिएगा। फिर हमने हीट वेव को लेकर डिस्कशन किया, तो यहाँ पर क्या होता है? एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। ऑफ कोर्स एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, विंटर में होता है, समर में होता है, समर में होता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। हिली एरिया और प्लेन एरिया को लेकर क्या कंडीशंस बताई थी वो भी मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। कौन कौन से महीने में होता है? मार्च से जून में लार्जली, लेकिन हाँ अगर बारिश ना हो तो जुलाई के अंदर भी देखने को मिल सकता है। देन हमने डिस्कशन किया मिलेट कंजम्पशन को लेकर, क्या फायदा होगा मिलेट कंजम्पशन करने से? देखिए हीमोग्लोबिन लेवल होंगे इंक्रीज, ठीक है। जो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है महिलाओं के अंदर वो भी यहाँ पर ठीक होगी, क्योंकि इसके अंदर एक सीरम फेरेटिन लेवल से होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं अगर रेगुलर बेसिस पे मिलेट को कंज्यूम किया जाता है। और ये जो सीरम फेरेटिन लेवल्स होते हैं ये दे आर नथिंग बट द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, और इसी वजह से एनीमिया, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग, मेल न्यूट्रिशन, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है मिलेट्स के थ्रू। फिर हमने यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में देखा, किस कंट्री को ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है जल्दी से मुझे बताएं। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इफ्को के द्वारा इसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अप्रूव किया गया है, श्रीलंका को ये दिया जाने वाला है। देन हमने डिस्कशन किया बायो इकोनॉमिक हब को लेकर, कहाँ पर लेकर आया जा रहा है जल्दी से बताएं मुझे। इंडिया 2025 का टारगेट लेकर चल रहा है एंड इट इज कमिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब जो प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछने वाला हूँ उसका आंसर करिएगा यहाँ पर, और मैं आपसे बेसिकली पूछूंगा जो हमारा लास्ट डे का करंट अफेयर्स था, तो मुझे आप आंसर करके बताइएगा कि TUFS जो हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम देखी थी, ये जो लेकर आई गई है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा लेकर आई गई है? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करिएगा। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए आपने कितना स्कोर किया है, और यहाँ पे अपना मार्क्स जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सेकंड चैनल इज़ एक्टिव, यहाँ पर आपको जो मॉक टेस्ट है वो भी मिलेंगे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। खैर यहाँ से आगे बढ़ते हुए आई जस्ट से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।